आप सुन रहे हैं एक खास ऑडियो सीरीज जिसका नाम है नेताजी, भारतीय स्वाधीनता का जन्म, आपके अपने एस एफएम पर। मेरे यानी आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी के साथ अब जारी रखते हैं भारत की स्वाधीनता संग्राम के इस महानतम योद्धा की कहानी, जिसके शौर्य और दूरदर्शिता की गाथा हिंदुस्तान के इतिहास में सदियों तक बार बार दोहराई जाएगी। पिछले एपिसोड्स में हमने नेताजी की जीवनी सुननी शुरू की थी। उनकी बाल अवस्था की कुछ झलकियों के जरिए हमें उनके निर्भीक, जिज्ञासु और दृढ़ निश्चय के व्यक्तित्व के बारे में पता चला। स्वामी विवेकानंद का बचपन से ही सुभाष पर पड़े प्रभाव के बारे में भी हमें पता चला। उन दिनों बंगाल के युवाओं में क्रांति की एक लहर सी छाई हुई थी और एक शहीद होते हुए क्रांतिकारी ने नेताजी को अंग्रेज़ों की गुलामी का एहसास दिलाया और देश की आज़ादी का महत्व सिखाया। सन 1857 की भारत की पहली क्रांति के इतिहास की जानकारी भी सुभाष को उनके मामा रॉबिन दत्ता के माध्यम से हासिल हुई और वीर खुदीराम बोस एवं चारू चंद्र बोस जैसे युवा शहीदों ने उनके मन में देशभक्ति की भावना की आग जला दी। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं एपिसोड 10 में, जिसका नाम है नेतागिरी। एक बार विदाई दे माँ घुरे आशी, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি পরব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में जाना कि 11 अगस्त 1909 को खुदीराम बोस की फांसी को 1 साल होने वाले थे और सुभाष उनकी शहादत के दिन को अमर बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने बंधुओं के संग मिलकर अपनी स्कूल में शहीद दिवस के आयोजन करने की योजना बनाई। लेकिन इस कार्यक्रम के लिए उनके पास खुदीराम बोस की एक तस्वीर तो होनी चाहिए थी। तो फिर क्या था, सुभाष और उसकी टोली पूरे कटक शहर में खुदीराम बोस की तस्वीर की तलाश में निकल पड़े। यह खबर सारे शहर में फैल गई और स्कूल के हेडमास्टर बेनी माधव दास के कानों तक भी पहुंची। उन्होंने सुभाष को अपने ऑफिस में बुलाया और उनसे पूछा, सारे शहर में हंगामा हो रहा है कि तुम और तुम्हारे दोस्त खुदीराम बोस की तस्वीर तलाश कर रहे हैं, बात क्या है सुभाष? सुभाष ने जवाब दिया, मास्टर मोशाई, मैं उनकी शहादत को अमर बनाने के लिए स्कूल में एक फंक्शन रखना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। बेनी माधव ने जवाब दिया, तुम जानते हो सुभाष, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन स्कूल के संचालकों को यह बात गवारा नहीं होगी और वैसे भी 11 अगस्त को बुधवार है और स्कूल की छुट्टी भी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें यह कार्यक्रम रद्द कर देना चाहिए। सुभाष अवाक होकर पूछता है, हेडमास्टर मोशाई, ये आप कह रहे हैं? बेनी माधव उसे समझाते हुए बोलते हैं, सुभाष, मैं स्कूल का हेडमास्टर हूँ, स्कूल का मालिक नहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन मैं स्कूल के प्रबंधकों की इजाज़त के बिना नहीं कर सकता। अब तुम जा सकते हो। सुभाष थोड़ा असंतुष्ट होते हैं और ऑफिस के बाहर जाने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ सोचकर मुड़ते हैं और अपने हेडमास्टर बेनी माधव से पूछते हैं, अच्छा मास्टर मोशाई, क्या हम ये कार्यक्रम स्कूल की छुट्टी के बाद कर सकते हैं? बेनी माधव मन ही मन सुभाष की चतुराई को देखकर खुश होते हैं और कहते हैं, स्कूल की छुट्टी के बाद तुम लोग क्या करते हो इस पर स्कूल के मालिकों का कोई अख्तियार नहीं, लेकिन यह कार्यक्रम स्कूल के परिसर में नहीं होना चाहिए क्योंकि यह उनकी संपत्ति है। सुभाष पूछते हैं, स्कूल के कंपाउंड के बाहर अगर हम लोग यह कार्यक्रम आयोजन करना चाहें तो भी क्या स्कूल के मालिक हमको इस कार्यक्रम करने से रोक सकते हैं? बेनी माधव मन ही मन खुश होकर कहते हैं, स्कूल के कंपाउंड के बाहर की ज़मीन तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर होने वाले किसी भी कार्यक्रम को रोकने का स्कूल के मालिकों का कोई अख्तियार नहीं। सुभाष चहक कर बोलते हैं, तो फिर 11 तारीख को हम स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल के कंपाउंड के बाहर वाले मैदान में ही यह उत्सव का पालन करेंगे। यह कहकर वह जाने लगते हैं
लेकिन फिर एक बार रुक जाते हैं। बेनी माधव यह देखकर उनसे पूछते हैं, अब क्या हुआ? सुभाष थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलते हैं, खुदीराम बोस की तस्वीर अब तक हमें नहीं मिली। क्या आप हमारी उस तस्वीर का इंतज़ाम कर सकते हैं? बेनी माधव मुस्कुराकर कहते हैं, मैं कोशिश करूँगा। सुभाष उनसे कहते हैं, मास्टर मोशाई, मैंने आपकी हर बात मान ली। अब आपको मेरा यह काम करना ही पड़ेगा। ऐसा करिएगा, 11 तारीख को स्कूल की छुट्टी के बाद आप यह तस्वीर लेकर कार्यक्रम में पहुंच जाइएगा। यह कहकर वह जाने लगते हैं कि बेनी माधव उन्हें पीछे से आवाज़ देते हैं, लेकिन सुभाष, मैं तुम्हारे इस कार्यक्रम में कैसे शामिल हो सकता हूँ? जाते जाते सुभाष कहते हैं, मास्टर मोशाई, कार्यक्रम स्कूल की छुट्टी के बाद हो रहा है। स्कूल की छुट्टी के बाद तो आपकी ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। आप आराम से हमारे कार्यक्रम में आ सकते हैं। आपके स्कूल के मालिकों को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं होगी। मैं घोषणा कर देता हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हेडमास्टर बेनी माधव दास सुभाष की चतुराई पर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बड़ा होकर पक्का कोई राजनीतिक नेता बनेगा बदमाश। 11 अगस्त 1909 को रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल के कंपाउंड के बाहर मैदान में सुभाष और उसके साथी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी वीर गाथा को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नाटक भी आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होता है। न सिर्फ स्कूल के बच्चे बल्कि उनके माँ बाप भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कटक शहर में इस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा होती है और उसके चर्चे कलकत्ता शहर के ब्रिटिश एजुकेशन डिपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं। वे रेवेंशो कॉलेजिएट स्कूल के प्रबंधकों को एक फटकार लगाते हैं और इस मामले की तह तक पहुंचकर इस कार्यक्रम के आयोजकों को कड़ी सजा देने का निर्देश देते हैं। जानकीनाथ बोस अपनी ऑफिस में काम कर रहे होते हैं कि अचानक इंस्पेक्टर डेल्टन वहां हाजिर हो जाते हैं। उनको सामने देखकर जानकीनाथ बोस थोड़ा घबरा जाते हैं और पूछते हैं, अरे इंस्पेक्टर डेल्टन, आप यहाँ अचानक? कहीं शरद से फिर से कोई गलती हो गई क्या? इंस्पेक्टर डेल्टन ने जानकीनाथ से क्या कहा और सुभाष को उसके कटक में किए कारनामे की वजह से कलकत्ते में हुए हंगामे का क्या सिला मिला, इस बारे में हम आपको इस दिलचस्प कहानी के अगले एपिसोड में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आप आरजे निकू और इस कहानी के लेखक मनोज स्वामी को इजाज़त दीजिए। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे इस कहानी के अगले एपिसोड को सुनाने के लिए, आपके अपने एस FM पर।